चलिए प्यारे स्टूडेंट, आज हम इस शीट को खत्म कर देंगे। सवाल नंबर 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल कराएंगे। ये सवाल नंबर 20 जो है आपके सामने, ये क्वेश्चन सीजीएल 2017 के मेंस का है। बेटा 2018 से पहले के अगर आप एसएससी के पेपर को देखोगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते थे मेरे दोस्तों। आज तो कुछ भी लेवल नहीं है। सीजीएल 2017 मेंस का एक क्वेश्चन है पूछा हुआ, इसको सॉल्व करना है। पहले सवाल पढ़ते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल एज शोन इस फिगर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, जो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर बना गया। स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया इज मेड इनसाइड दिस ट्रायंगल एज शोन। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर सब लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है। अब इस स्क्वायर के अंदर एक और सर्कल बनाया गया स्क्वायर के अंदर। तो आपसे पूछा गया है कि छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो क्या है, यह मेरा सवाल है। छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो आपको बताना है। तो मेरे दोस्तों, मैं इसको बड़ा कर दूं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? देखो, एरिया का रेशियो भी आसानी से आ जाएगा अगर आपको रेडियस पता लग जाए कि भाई छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है, बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। यहां पे आपको क्या करना है, जो आपका छोटा सर्कल है और जो आपका बड़ा सर्कल है, तो छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो आपको बताना है। आप बोलोगे जी सर। देखो, यहां एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो ये एंगल कितने डिग्री का है मेरे दोस्तों? 60 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का है प्यारे बच्चे? 60 डिग्री का। ये एंगल भी कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। ध्यान से अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का मेरे दोस्तों? 30 डिग्री का बचेगा, फिर 30 डिग्री बचेगा। ये 90 डिग्री है, ये कितना बचेगा भाई? ये भी 30 डिग्री बचेगा। आप बोलोगे आंसर, यानी कि 30 60 90 हो गया मेरे भाई। अब ना ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए मेरे भाई ये सर्कल है, ये सर्कल का मेरे प्यारे भाई डायमीटर है। तो जो सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड होगी। जो सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड होगी। आप बोलोगे जी सर। देखो, 60 डिग्री के सामने आपको यहां पे 30 60 90 ट्रायंगल दिखाई दे रहा। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है। अगर स्क्वायर की साइड √3 है तो इस सर्कल की रेडियस क्या आएगी? √3 का आधा हो जाएगी। √3 का आधा, तो ये तो दिक्कत करेगा। ध्यान से सुनना बेटा, दिमाग लगाने वाली चीज है, आसान नहीं है भाई। आप सभी को पता है कि अगर आपके सामने 30 60 90 ट्रायंगल है तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1, 90 डिग्री के सामने 2। ये रेशियो होता है। आप बोलोगे यस सर यही है। अगर 60 की डिग्री के सामने √3 है तो इस सर्कल का डायमीटर भी √3 होगा, रेडियस हो जाएगी √3/2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, क्लियर? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या हो? भैया 30 60 90 क्या सब बच्चे समझ नहीं गए? प्लीज प्लीज मेरे प्यारे भाई प्लीज। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, तो 60 डिग्री के सामने अगर √3 है तो 30 डिग्री के सामने 1 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर आप खुद सोचो प्यारे बच्चों कि अगर ये स्क्वायर की साइड √3 है तो इस सर्कल का डायमीटर भी √3 होगा। सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? √3/2। यस सर नो? आप बोलोगे यस सर। सेम टू सेम यहां भी ऐसी होगा। ये 60 डिग्री के सामने √3 है तो 30 डिग्री के सामने 1 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है। क्लियर है? आप मुझे बताओ, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर की साइड √3 है, ये स्क्वायर की साइड √3 है, तो ये भी तो स्क्वायर की साइड √3 हो जाएगा। ये भी तो बच्चे स्क्वायर की साइड √3 हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी बालक को कोई डाउट आया हो तो कमेंट में लिखो।
दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन, ये टफ सवाल है बेटा, आसान सवाल नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ऐसे स्क्वायर बना गया तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 30 60 90 ट्राइंगल बनेगा। 30 डिग्री के सामने 1 है, 60 के सामने √3। मैंने मान लिया कि भाई ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजा ये √3 है, स्क्वायर की साइड है √3 है, तो इस सर्कल का व्यास भी √3 होगा, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? √3/2। यहां भी मेरे दोस्तों ये 1 हो जाएगा √3। आप बताओ अगर स्क्वायर की साइड √3 है तो ये भी तो √3 हो जाएगा। आप बोलोगे यहां सर। अब आप मुझे बताओ कि भैया प्यार से समझने की कोशिश करेगा, सब बच्चे प्यार से समझने की कोशिश करेगा। यहां पे छोटे सर्कल की जब मैंने रेडियस निकाली है तो छोटे सर्कल की रेडियस कितनी आई है? छोटे सर्कल की रेडियस आएगी मेरे भाई √3/2। छोटे सर्कल की रेडियस है √3/2। मुझे बताओ कि बड़े सर्कल की रेडियस क्या आएगी? आप एक बात बताओ, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड देखूं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितना? इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितना है? तो देखो ये 1 है, ये 1 है, 1 + 1 2 और ये √3, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है 2 + √3। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, ध्यान से सुनिएगा। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है मेरे भाई। कितनी है ये लेंथ? ये लेंथ कितनी है? प्लीज दिमाग लगाओ। 1 + 1 2 + √3 समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। एक्चुअली ये जो बड़ा सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है, ये जो बड़ा सर्कल है, ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम सर्कल है, सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल की रेडियस कैसे निकालते हैं? किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला है a/√3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ गया। यहां इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 + √3 है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी आएगी? 2 + √3/√3। ये आ गया मेरे भाई। तो यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल की रेडियस आ गई 2 + √3/√3। यस और नो? यस और नो? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई। वेरी हाई लेवल क्वेश्चन। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, तो ये जो सर्कल है ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम सर्कल है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर लार्जेस्ट एरिया का स्क्वायर बना गया है। उस स्क्वायर के अंदर एक और सर्कल बनाया गया है मेरे भाई। ये 30 60 90 ट्राइंगल है। 60 डिग्री 30 डिग्री के सामने 1, 60 के सामने √3। यहां पे 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। अगर स्क्वायर की साइड √3 है तो ये लेंथ भी √3 होगा। अभी यहां पे अगर स्क्वायर की साइड √3 है तो सर्कल का डायमीटर भी √3 होगा। तो भाई ये जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या है? डायमीटर का आधा, √3/2 रेडियस आ जाएगी। स्क्वायर की, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की पूरी भुजा क्या आ गई? 1 + 1 2 + √3। अब ये जो सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी का सरकम सर्कल है। सरकम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला a/√3। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है 2 + √3/√3। ये आ गया मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्तों, ठीक है जी। ये √3 की यहां ऊपर √3 में गुणा हो जाएगी, पलट जाएगा ना। ऐसी तो होता है भाई, इनकी इनकी गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों, नीचे वालों की गुणा होती, इनकी गुणा होती। आप बोलोगे आंसर ऐसी होगा। √3 की √3 में गुणा होगी 3, 3/2 इंटू 2 + √3। ये आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए, कोई प्रॉब्लम? हमें निकालना है मेरे भाई छोटे सर्कल बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो। देखो भाई, आपको रेडियस का रेशियो पता है, अगर आपको एरिया का रेशियो निकालना है तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करना है। सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है दोस्त πr²। अब पाई यहां पे कांस्टेंट है, आप रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखोगे तो इस सवाल के ऑप्शन में कहीं भी बटे में रूट नहीं है, कहीं भी बटे में रूट नहीं है। तो पहले आप रेशनलाइजेशन कर लो। जैसे यहां पे 3/2 + √3, ये नीचे 2 + √3 है प्यारे भाई, 2 + √3। अगर मैं ऊपर नीचे देखो 2 + √3 है, अगर ऊपर नीचे 2 - √3 से गुणा कर दूं, अगर ऊपर नीचे 2 - √3 से गुणा कर दूं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये रेडियस का रेशियो क्या आ जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। तो आ जाएगा 3 × 2 - √3
और नीचे क्या आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट, नीचे आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 हो गया बटे 2, यानी कि ये दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो आ गया, ये इन दोनों छोटे सर्कल बड़े सर्कल की रेडियस का रेशियो आ गया। हमें इस सवाल में पूछा है एरिया का रेशियो, तो एरिया का रेशियो कैसा आएगा, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर। भाई छोटे सर्कल की रेडियस और बड़े सर्कल की रेडियस का रेशियो मेरे दोस्तों ये है, एरिया का रेशियो निकालना है तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो गया। नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4, ऊपर 3 का स्क्वायर 9, अच्छा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा, a माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7 माइनस 2ab, यानी कि 2 दूनी 4 रूट 3 ही आ गए बच्चे। क्लियर, किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या, आप बोलोगे जी सर कोई समस्या नहीं। अब यहां 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 9 सत्ते 63 माइनस 36 रूट 3 बटे 4, 63 माइनस 36 रूट 3 बटे 4, बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। सवाल की औकात से आप देख सकते हैं कि सवाल को सॉल्व करने में कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सर अगर किसी की हियरिंग कम है तो वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है आशी चौधरी जी। इनकम टैक्स जीएसटी इंस्पेक्टर बनने में आपकी हियरिंग का कोई पैमाना नहीं, बस आपकी आई ग्लासेस, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। इस सवाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, बहुत सारे, यार क्यों नहीं समझने की कोशिश करते आप लोग चीजों को। आखिरी सवाल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का, आपके सामने ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सरकम सर्कल है, इसके अंदर लार्जेस्ट साइज का एक स्क्वायर बनाया गया है, फिर उसके अंदर सर्कल बनाया गया, बोला है छोटे सर्कल बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो बताओ। भाई वो बाद में करना, पहले छोटे बड़े सर्कल की रेडियस का रेशियो निकालो मेरे भाई। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो भाई अगर ये एंगल 90 डिग्री का स्क्वायर का, तो ये भी 90 होगा, ये 90 60 ये 30 है, 90 60 30 ये बन गया। अब आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए 30 60 90 ट्राइंगल, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3, यहां भी 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3। स्क्वायर की साइड को अगर मैं √3 मानता हूं तो स्क्वायर के अंदर देखो ये स्क्वायर है भैया, अगर हमने स्क्वायर की साइड को √3 माना है तो इसके अंदर जो सर्कल बनाएंगे उस सर्कल का डायमीटर भी √3 होगा, जो स्क्वायर की साइड है वही सर्कल का डायमीटर भी है √3, तो सर्कल की रेडियस आएगी √3 का आधा, √3/2। अब स्क्वायर की साइड तो चारों बराबर होते, ये √3 ये √3, तो ये साइड भी √3 ये 1, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या आ जाएगी, पूरा 1 + 1 2 + √3, ये स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई। अब ये जो सर्कल है प्यारे बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का सरकम सर्कल है। सबको पता है किसी भी समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला a/√3। यहां पे वैल्यू रखती मैंने, आप बोलोगे जी सर रख दो, तो छोटे सर्कल बड़े सर्कल की रेडियस का रेशियो यह है जिसका मैंने रेशनलाइजेशन कर लिया, नीचे से रूट हटा दे, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी नीचे रूट नहीं आ रहा। हमने पहले रेडियस का रेशियो निकाला मेरे भाई, फिर एरिया का रेशियो कैसे निकालते हैं, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करके, कि सर्कल का एरिया होता है πr², पाई एक फिक्स नंबर होता है बेटा, तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस के स्क्वायर पे। तो एरिया निकालना है दो सर्कल का, तो पहले रेडियस का रेशियो निकालो फिर इसका स्क्वायर कर दो। क्या आप ये सवाल कर लोगे पेपर में? ठीक है भाई, मैंने आपको ये एक सवाल करा है, ऐसे और भी बहुतेरे सवाल बनाए जा सकते हैं, और भी सवाल बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल खत्म होता है। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने बोला था कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, इनको अलग से पढ़ना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक ही शीट है। चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए मेरे प्यारे भाई। देखो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब बच्चों को पता भी है ऑलरेडी। देखो प्यारे बच्चों,
सभी मेरे दोस्त ध्यान से सुनेगा। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो बच्चों वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। मान लीजिए कि अगर यहां पे इस ट्रायंगल एबीसी में अगर साइड ए बी ए सी के बराबर है, तो ये ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। यहां साइड ए बी ए सी के बराबर है, ये साइड स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मेरे भाई अगर आप वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों, तो ये लाइन आपकी हो जाएगी मेरे दोस्तों यहां पर हाइट। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। ये मेरे दोस्तों एंगल बाइसेक्टर भी होगा मेरे प्यारे भाई, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। यही लाइन आपका मीडियन भी होगा एडी। ये एडी जो है बीसी के ऊपर हाइट भी है। यही लाइन एडी बीसी की मीडियन भी है। यही लाइन एडी एंगल ए का बाइसेक्टर भी है। यही लाइन एडी भुजा बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। और ये मेरे दोस्तों इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट भी है। मान लो अगर इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये बेस 2b है, मान लीजिए इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये बेस है मेरे दोस्तों 2b, बेस या आधार इसे कहेंगे बेस, तो आधा आधा हो जाएगा मेरे भाई। ये अगर बेस 2b है तो हाफ हाफ हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी b हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि पाइथागोरस थ्योरम से इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट क्या आएगी? ये देखो 90 डिग्री के सामने स्मॉल ए है और ये बी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा √a² - b², √a² - b²। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बताइए तो मेरे दोस्तों इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर आप इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो मैंने इसका बेस 2b माना है, इसका बेस 2b है। बेस 2b के ऊपर हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो जब आप इनकी सीधी सीधी गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आ गया मेरे दोस्तों b गुणा h, b गुणा h। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये क्या है बेटा? ये बेस का आधा है, ये क्या है मेरे दोस्तों? हाइट है। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आप केवल इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है मेरे भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, यहां बस रिवीजन करवा रहा हूं मेरे भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही लाइन आपकी हाइट भी है, यही लाइन एडी ही आपका मीडियन है, यही लाइन एडी आपका एंगल बाइसेक्टर भी एंगल ए का। तो भैया चारों सेंटर आइसोसेलेस ट्रायंगल का मेरे दोस्तों इनकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, चारों सेंटर्स इसी लाइन पर होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक जगह नहीं होंगे, होंगे अलग अलग, लेकिन चारों सेंटर्स इसी लाइन पर होंगे। चारों सेंटर्स इसी लाइन पर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो चारों सेंटर है, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, वो चारों सेंटर इसी लाइन पर होंगे, क्योंकि यही लाइन चारों काम कर रही है। ये लाइन एडी भुजा बीसी के ऊपर हाइट भी है, तो ऑर्थो सेंटर इसी पे आएगा। ये लाइन एंगल ए का बाइसेक्टर भी है, इन सेंटर इसी पे आएगा। ये लाइन एडी बीसी की मीडियन भी है मेरे दोस्तों, सेंट्रॉइड इसी पर आएगा। ये लाइन एडी बीसी भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सरकम सेंटर भी इसी पर आएगा। तो चारों सेंटर इसी लाइन पर होंगे मेरे भाई, ठीक है जी? होंगे लिख देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों सेंटर इसी लाइन पर होते हैं। और एरिया निकालने का मेरे प्यारे भाई मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है।
कि हमेशा हाइट डाल के एरिया निकालेंगे, बेस का आधा हो जाएगा बी और बी, ये बेस का आधा, और इस हाइट की अगर सीधी सीधी गुणा कर देंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। बस इतनी थ्योरी है, कोई नई थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है। देखेंगे सवाल नंबर 21, आ जाइए। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 125 है, अगर आधार 33 है तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूरी दुनिया में इससे कोई आसान सवाल है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका परिमाप 125 है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो भुजाएं बराबर होंगी, परिमाप 125 है, बेस 33 है। तो पूछा समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी। अगर पेरीमीटर 125 है, बेस 33 है, तो बाकी दोनों भुजाएं कितनी होंगी? बाकी दोनों भुजाओं का योग आना चाहिए मेरे प्यारे भाई 92 आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, लेकिन दोनों भुजाएं बराबर बराबर होंगी, दोनों भुजाएं इक्वल इक्वल होंगी, तो आधा आधा यानी कि 46। तो यानी कि प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई 46 आ जाएगी। इससे आसान सवाल कोई बन सकता है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग। अब पेरीमीटर 125 है, बेस 33 है, तो बाकी दोनों भुजाओं का योग 92 और प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 46। आगे आ जाइए, ये बताएंगे। सवाल देखेंगे, सीएचएसएल टीयर 1 2022 के पेपर में आया है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल MNP, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल MNP इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। इफ MN बराबर MP बराबर 16√5, NP बराबर 32, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। बहुत बेसिक सवाल है, हर कोई बच्चा कर सकता है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल MNP एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। देखो इंस्क्राइब्ड का मतलब समझते हैं, यानी कि अंदर। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है MNP जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। मान लीजिए मेरे दोस्तों सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इस प्रकार से। क्लियर? आप बोलोगे यस सर, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। MNP बोलो हां। किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल MNP सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। यहां MN बराबर MP 16√5 है। MN की लंबाई भी 16√5 है भाई, और ये MP की लंबाई भी 16√5 है। ठीक है, और यहां पे ये जो NP है आपका 32 है। NP जो है स्टूडेंट आपका 32 सेंटीमीटर है। ये जो साइड NP है ये आपका 32 है, NP 32। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, NP आपका 32 है। ओके, तो आपसे पूछा है इस सर्कल की रेडियस क्या है। आप सभी बच्चे ध्यान से समझ पा रहे हैं कि ये जो सर्कल है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का सरकम सर्कल है। अगर आपको याद हो, ये जो सर्कल है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का सरकम सर्कल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल इस सर्कल के अंदर बना हुआ है मेरे भाई। ठीक है जी। तो किसी भी ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला क्या? रेडियस की लंबाई पूछी ना सर्कल की, तो किसी भी त्रिभुज के सरकम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला है ABC/4 डेल्टा। ABC क्या है? साइड है। दो साइड आपको पता है मेरे भाई, 16√5 और तीसरी जो साइड है वो आपका 32 है। 4 डेल्टा, डेल्टा मतलब इसका एरिया, तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तीनों साइड दिए, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला से नहीं निकालना आपको एरिया। कहीं हीरोन्स फॉर्मूला लगाने लग जाओ मेरे भाई। सामने वाले वर्टेक्स से यहां पर आप परपेंडिकुलर डालेंगे, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बेस आधा आधा हो जाएगा मेरे भाई। अगर ये 32 है, अगर ये NP 32 है तो हाफ हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 16 और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 16। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 हो जाएगा। क्लियर? आप मुझे बताइएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, 16 का एक गुना है, ये 16 का एक गुना है, 16√5 है, ये 16 का √5 गुना है मेरे भाई, 16 का √5 गुना। तो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम निकालना सिखाया बहुत जल्दी से कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे भाई। 16 यहां भी आ रहा है, 16 यहां भी आ रहा है, 16 से गुणा तो हो ही रही है,
केवल आपको मेरे प्यारे भी ये रूट 5 है 1 है, इस पे पाइथागोरस लगानी है। तो अंडर रूट क्या आएगा, रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 -1 का स्क्वायर 1 यानी कि 16, ये 4 आ गया, 4 का अंडर रूट 2 यानी कि 32। तो ये हाइट 32 आ गई 32। तो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, मैंने आपको सिखाया एरिया मतलब ये बेस का आधा 16 और ये हाइट 32, इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर दो। तो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा भाई 16 गुणा 32। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, यहां पे रख दीजिए 16 गुणा 32। आप बोलोगे यस सर, 32 से 32 कट गया, 16 से 16 कट गया, 4 से 16 4 बार कट गया, रूट 5 गुणा रूट 5 5 आ गया, 4 पंजे 20। तो 20 इस सवाल का आंसर है, 40 नहीं है भाई, 20 आंसर है। महादेव बाबूराव इक्कर जी, आपको समझ आई बात, 20 उत्तर है। तो इस सवाल में कुछ दम नहीं था, बस ये है कि आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। आगे चलेंगे भाई, सवाल नंबर 24 बताइए, अगला क्वेश्चन। ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC 13 सेंटीमीटर है। समझिए बच्चों, ये ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, जिसमें साइड ए बी और ए सी की लंबाई बराबर है, ए बी 13 है, ए सी 13 है, दोनों साइड बराबर है। आप बोलोगे जी सर। बोला एडी ए से बीसी पर खींची गई माध्यिका है, एडी जो है वो माध्यिका खींची गई है मेरे दोस्तों ए से बीसी पर, तो ये आपकी माध्यिका होगी जी, यहां पे 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। एडी की लंबाई 12, एडी की लंबाई 12 है, ठीक है। एडी आपकी माध्यिका खींची गई, ये मीडियन है। आप बोलोगे यस सर। पूछा बीसी की लंबाई क्या होगी, ये सवाल है भाई, निहायत ही आसान सवाल। सवाल में बोला गया एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबी एसी 13, एडी जो है ए से मीडियन है, एडी इज मीडियन ऑन बेस बीसी फ्रॉम ए, बीसी की मीडियन है एडी पॉइंट ए से। तो अगर ये एडी मीडियन है, डी मिड पॉइंट है, तो ये लाइन हाइट भी तो होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम ये लाइन हाइट भी होगी, ये मीडियन भी होगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो 90 के सामने 13, ये 12 5 नहीं आ जाएगा, 5 12 13, ये 5 12 13, तो बीसी की लंबाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये आसान सवाल है। आप बोलोगे जी सर ये आसान है, ये बताइए बच्चों, जल्दी से करके बताओ क्या उत्तर है। रेलवे जेई 2024 का सवाल है, फटाफट करो फटाफट। सभी मेरे दोस्त करके बताओ। चलो, सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 89 है, इसके आधार की लंबाई 78 है, त्रिभुज का एरिया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो इक्वल साइड की लंबाई 89 है, ये हो गया। इसका जो है बेस 78 है, एरिया आपसे पूछा है। निहायत ही आसान और चुटकियों में होने वाला सवाल है, क्योंकि अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों, तो बाइसेक्ट हो जाएगा हाफ हाफ, ये 78 आधा आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों 39 39। अब आपको इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, 90 डिग्री के सामने 89 है, 39 से तो कितना आ जाएगा 80। ट्रिपलेट याद है 39 80 89, बड़े बड़े ट्रिपलेट यूज होते हैं आजकल, 39 80 89, ये ट्रिपलेट लग गया। एरिया क्या आएगा, एरिया आपको पता है, इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, ये बेस का आधा इंटू हाइट, तो 39 गुणा 80 आएगा मेरे प्यारे भाई, ये है ना 3200 से 80 कम 3120 आंसर है। आगे चलेंगे, ये बताइए दोस्त। क्लियर है स्टूडेंट्स, कर लेंगे? आप बोलोगे यस सर कर लेंगे। नाउ लिसन केयरफुली, अब केयरफुली बात सुनेगा मेरे भाई। अगला कंसेप्ट, अगला और प्यारा कंसेप्ट, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल।
सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में दोस्त आपको क्या लिखना है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इस पे सवाल आता भी है मेरे दोस्त, ध्यान सुनेगा। यानी कि एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जो आइसोसेलेस भी हो और राइट एंगल भी हो। क्या आप मेरी बात समझ गए? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी दो साइड बराबर हो। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर। नाउ समझने वाली बात यह है प्यारे बच्चे कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में तो हाइपोटेनस लार्जेस्ट होगा, यानी कि ये दोनों साइड बराबर होंगी। क्लियर? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। तो ये है आपके सामने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों एंगल ये जो है इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होगा। अगर दो साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर बराबर होंगे 45 डिग्री के। यानी कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है बच्चों, तो ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। बोलो यस और नो। यानी कि 45 90 डिग्री ट्राइंगल को हम लोग आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस एच है, अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस एच है, तो मुझे यह बताओ कि इसका 90 डिग्री बनाने वाली साइड क्या होंगी? आप में से सभी बच्चों को पता है कि 45 ट्राइंगल की साइड का रेशियो होता है 1:1:√2, 1:1:√2। आप बोलोगे जी सर ये साइड का रेशियो होता है 1:1:√2। अगर यहां पे √2 की वैल्यू एच है, अगर √2 की वैल्यू एच है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? h/√2 आ जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो यस और नो। अगर √2 यूनिट की वैल्यू एच है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू h/√2 आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये भी h/√2 आ जाएगा। किसी भाई को इसमें कोई डाउट हो तो मेरे दोस्तों बिल्कुल पूछ लो आप, किसी को कोई डाउट हो। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड बराबर हैं तो ये 45 ट्राइंगल होता है और इसकी साइड का रेशियो होता है 1:1:√2। अगर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस एच है, √2 यूनिट का वैल्यू है, तो एक यूनिट का मान आएगा h/√2। ये भी क्या हो जाएगा? h/√2 हो जाएगा। सबको मेरी बात समझ में आ गई? किसी को इसमें कोई डाउट? जितने भी बच्चे लेक्चर पढ़ रहे हैं मुझे बताइए कि यहां तक आपको कोई डाउट आया हो तो। सर आज कॉलेज का पहला दिन था, इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट बहुत हार्ड है। भाई मैंने तो कभी पढ़ा नहीं नरेश मीना जी, तो मैं कैसे बताऊं? यहां तक कोई समस्या नहीं। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछूं, तो इस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? अगर मैं आपसे इस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया पूछूं तो एरिया क्या होगा? किसी भी समकोण त्रिभुज का एरिया है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, ये h/√2 है, ये h/√2, इनकी गुणा 1/2, ये h/√2 इंटू h/√2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। आप बोलोगे हां जी सर। तो क्या आ गया? h गुणा h स्क्वायर बटे नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई? √2 गुणा √2, 2 दूरी 4, h²/4। कंसेप्ट नंबर 1 कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हाइपोटेनस h है तो उसका एरिया होता है h²/4। कृष्ण साहू सर कैसे हुआ? कृष्ण साहू भाई क्या आपने साइन रूल पढ़ा नहीं है?
भाई क्या आपने सैन रूल नहीं पढ़ा यार? तुम कैसे बालक हो? 45 45 90 डिग्री अगर ट्राइंगल है, 45 45 90 डिग्री, तो मैंने आपको याद कराया है 30 60 90 में साइड का रेशियो होता है 1√3 और 2। 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल में साइड का रेशियो होता है 1:1:√2। अगर यहां पे हाइपोटीनियस एच है, √2 की वैल्यू एच है, तो 1 यूनिट का मान h/√2 होगा। यार कैसी बात करते हो? ये 1 यूनिट का मान h/√2 होगा, हाँ या ना? केवल आप ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए पहले से 5 6 कॉन्सेप्ट और पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट बनता है यार। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हाइपोटीनस एच है, अगर किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस एच है, तो उसका एरिया होगा h²/4। आप मुझे बताइए पेरीमीटर क्या आएगा? इस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर या परिमाप क्या होगा अगर हाइपोटीनस एच है? देखिए पेरीमीटर होता है तीनों साइड का योग, तीनों भुजाओं का योग। ये h/√2 है, ये h/√2 है, तीनों साइड को जोड़ो, h/√2, h/√2 प्लस h/√2, है ना? इन दोनों साइड को जोड़ो, h/√2 प्लस h/√2, और ये तीसरी साइड है हाइपोटीनस h। आप बोलोगे यस सर। अब आप मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, ये h/√2 प्लस h/√2 क्या आएगा? 2h/√2 हो गया। यहां तक किसी बालक को कोई समस्या? बोलो यस और नो तो बोलो। h/√2 प्लस h/√2, h प्लस h 2h/√2, √2 से 2 कटेगा √2 बार, √2 से 2 कट जाएगा √2 बार, तो ये आ गया √2h प्लस h। ये आ गया √2h प्लस h, हाँ या ना? कुछ तो बोला कर यार तू कम से कम। h/√2 प्लस h/√2 क्या आ गया बेटा? इन दोनों को जोड़ूंगा 2h/√2, √2 से 2 काटूंगा √2 बार, तो √2h प्लस h आ गया। यहां से h कॉमन, यहां से h कॉमन आ गया मेरे भाई, यानी कि h इंटू √2 प्लस 1, h कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा √2 प्लस 1। ये आपका पेरीमीटर आ गया। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद करना है दोनों। अगर किसी मेरे प्यारे भाई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस एच है, तो उसका एरिया होगा h²/4, उसका पेरीमीटर होगा h इंटू √2 प्लस 1। याद कर लीजिए। 1 तारीख से प्रिंस, दोनों कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस एच है, तो उसका एरिया होगा h²/4, पेरीमीटर क्या होगा मेरे भाई? h इंटू √2 प्लस 1। क्लियर है? बस कॉन्सेप्ट याद है तो देखो सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, ये बताइए मेरे भाई, ये बताइए। मानस कुमार कह रहे हैं इतना कॉन्सेप्ट कैसे याद करें? भाई आप याद नहीं कर सकते तो छोड़ दो बेटा, जो बच्चा याद रख पा रहा है उसको नौकरी मिल जाएगी। भाई आप पहले कह रहे हो कि भाई मैं याद नहीं कर सकता इतने कॉन्सेप्ट, तो सरकार भी कह रही तो भाई कोई दूसरी नौकरी कर लो। जो बच्चा याद रख सकता है उसको हम नौकरी दे दे रहे हैं। आपके दिमाग में 3,000 से ज्यादा किताबें याद रखी जा सकती हैं, पता है? एक एवरेज से एवरेज आदमी 3,000 से ज्यादा किताबों का कंटेंट अपने लाइफ टाइम जो है दिमाग में रख सकता है, बिल्कुल एक्यूरेट। इतनी बुद्धि है, लेकिन बशर्ते वो उसका इस्तेमाल करे, दिमाग का मेहनत करे। आपने कितनी बार इनको याद कर लिया मानस कुमार जी? मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा, आपने कितनी बार इनको याद करने की कोशिश करी? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार। आप इनको बोलते, आप कॉपी में लिखते, आप इन पे सवाल करते, क्यों नहीं याद होता? बिना कुछ करे ही तुम रोने लगते हो, ये सबसे बड़ी समस्या है कि बिना कुछ करे याद हो जाए ना बेटा। पहले 2 3 बार मुंह से बोलना पड़ेगा, फिर 2 3 बार लिखना पड़ेगा, फिर उस पर कई सारे सवाल करने पड़ेंगे, तब जाके याद रहेगा ना। चिल्लाने से थोड़ा ना होगा। हाँ जी।
ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, और देखो ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर ए सी है। ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर 12 इंटू 2 + √2 है। अगर भुजा बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई का √2 गुना है। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं? भुजा बीसी की जो लंबाई है एबी की लंबाई का √2 गुना है। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया ज्ञात कीजिए, सवाल की मजबूरी है। इस सवाल को मैं सॉल्व नहीं करूंगा मेरे भाई, इस सवाल को मैं दिमाग से करवाने की कोशिश करूंगा। दिमाग से, ध्यान से सोचिए मेरे भाई, प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा। एक यहां पे आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें दो साइड बराबर हैं, एबी और एसी दो साइड बराबर हैं। इसका पेरीमीटर है 12 गुणा 2 + √2, यानी कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो पेरीमीटर है 12 दूनी 24 + 12 √2। देखो 12 इंटू 2 यानी कि 12 + 12 + 12 √2। ये पेरीमीटर है मेरे भाई, ये पेरीमीटर है। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 का मतलब 12 + 12 12 √2। यहां पे दो साइड बराबर है, ये दो साइड बराबर दिख रही हैं, ए बी और ए सी 12 12। और बोला है तीसरी साइड की लंबाई ए बी का √2 गुना है। तीसरी साइड बीसी की जो लंबाई है ए बी का √2 गुना है, 12 का √2 गुना है 12 √2। मैं देखते ही समझ गया, √2 गुना तो मेरे भाई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। √2 गुना तो ऐसे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। भाई अगर ये आपका ट्राइंगल है ए बी, इसमें सॉरी ए बी सी, इसमें दो साइड बराबर हैं ए बी ए सी, दो साइड बराबर है ए बी ए सी, और तीसरी साइड की जो लंबाई है वो इसका √2 गुना है मेरे प्यारे भाई। तीसरी साइड की जो लंबाई है वो ए बी का √2 गुना है। अगर ये यानी कि 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो बीसी की जो लंबाई है ए बी का √2 गुना, √2 यूनिट है। तो मैं देखते ही समझ गया, यहां भुजाओं का रेशियो 1 1 √2 है। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, और भुजाएं हैं कितनी? दो साइड बराबर है मेरे दोस्तों, यहां पर 12 12, और तीसरी साइड बीसी की जो लंबाई है ए बी का √2 गुना है 12 √2। मैंने पूरा ट्राइंगल ही तोड़ दिया। आपसे पूछा इस ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया क्या आएगा बेटा? 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, ये साइड 12 है, ये 12 है प्यारे दोस्तों, तो 12 गुणा 12 144/2 72। ठीक है, सॉल्व भी कर सकते, पर मैंने आपको ये लॉजिक से समझाया है। आगे चलेंगे स्टूडेंट, ये बताइए, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका हाइपोटेनस क्या होगा? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया 125 है, सुनते रहिएगा। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका हाइपोटेनस क्या होगा? मेरे भाई मैंने मान लिया कि इसका हाइपोटेनस h है, तो आप ये बात जानते हैं कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? h²/4, और ये किसके बराबर है? 125 है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। यहां से h² कितना आ गया बच्चे? 125 चौका 500। मैंने रट रखा है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हाइपोटेनस h है तो उसका एरिया h²/4 होगा। यहां पे एरिया 125 है, 4 की इधर गुणा हो जाएगी 500। हाइपोटेनस क्या आएगा? अंडर ले लेंगे। 500 का मतलब 5 गुणा 100, 100 का अंडर 10 आ जाएगा, 5 का √5, तो हाइपोटेनस आ जाएगा 10√5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन ये आंसर है। आगे चलिए, ये सवाल है बच्चों, करके बताओ इसका क्या आंसर है। जल्दी से स्टूडेंट ये सवाल हमें करके बताओ जल्दी से। चलो जी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर 15 √2 + 1 है, तो इसका एरिया क्या होगा? नहीं समझते क्या आप लोग? मैंने आपको बताया है कि अगर किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस h है, हाइपोटेनस h है,
तो उसका पेरीमीटर होता है h इंटू √2+1। ये पेरीमीटर है। सवाल में पेरीमीटर बोला आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का 15 इंटू √2+1। ये √2+1 कट जाएगा तो हाइपोटीनस आ गया 15। अगर हाइपोटीनस ही 15 आ गया तो एरिया क्या आएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का 15h²/4। 15 का स्क्वायर 225/4। 225/4 आ गया 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन आंसर है। सर अगर नजर का चश्मा लगा हो तो जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं? प्रिंस कुशवाहा जी, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए आप गूगल कर लिया करो, गूगल पे होती है यार ये सब चीजें। मेडिकल फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर जीएसटी इंस्पेक्टर। कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस। आई विजन 6/6 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ये है रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। बाकी आप मैच कर लेना, गूगल पे सब कुछ होता है यार, आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा अगर उसका एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है? बढ़िया सवाल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है अगर इसका एरिया 200 है? मैंने मान लिया कि माना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस h है, माना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का हाइपोटीनस h है, ठीक है भाई। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? h²/4। ये एरिया आ जाएगा। ये कितना हो गया मेरे दोस्तों? 200 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? h² बराबर आ गया 200 चौका 800। अब अंडर रूट लेंगे प्यारे बच्चों, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा? 20√2, क्योंकि 800 का मतलब हो गया 400 दूनी 800। 400 का अंडर रूट आ गया 20, 2 का आ गया √2, ये हाइपोटेनस आ गया। अब हमें चाहिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर मेरे प्यारे भाई, तो पेरीमीटर सबको पता है h इंटू √2+1। h इंटू √2+1, हाइपोटीनस इंटू √2+1, ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब 20√2 की √2 में गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40, प्लस 20√2 की 1 में गुणा करेंगे 20√2। 20√2, √2 कितना होता है? 1.414। तो जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 28.28, यानी कि 40 में जोड़ेंगे 28 तो 68.28 हो जाएगा। 68.28 के करीब कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। तो सवाल का आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। कर लोगे? आखिरी सवाल है मेरे भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल का, करिए सवाल नंबर 30। और ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये सवाल 2014 के सीजल मेंस का है। आप देखिए इस लेवल के सवाल पहले आते थे प्यारे बच्चे, ठीक है। मैं आपको पूरा 2 मिनट देता हूं इस सवाल को सोचने के लिए मेरे भाई, सोचने के लिए। आखिरी सवाल है और बेहतरीन सवाल है, जरा करो जल्दी से बताइए। ठीक है जी, चलिए। ट्राइंगल एबीसी की साइड एसी और बीसी पर 2 पॉइंट डी और ई इस प्रकार है कि डीई 18, सीई 5, एंगल डीसी 90 है। तो बच्चों हम आपके सामने ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल एबीसी। इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अच्छा सवाल है बच्चों, ये अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये आपके सामने स्टूडेंट ट्राइंगल ए बी सी है। सवाल में क्या बोला है? साइड एसी और बीसी पर 2 पॉइंट है डी और ई, एंगल डीसी 90 है। तो साइड एसी पर 1 पॉइंट डी हो गया
और BC पर ये पॉइंट E हो गया। मैंने इस तरीके से लिया है प्यारे बच्चों कि ये एंगल DEC 90 डिग्री का बन जाए। ये जो एंगल DEC है ये 90 डिग्री का बन गया। आप बोलोगे आंसर ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। किसी को कोई समस्या? साइड AC पर पॉइंट D है, BC पर पॉइंट E है, ठीक है, कि ये एंगल DEC 90। सवाल के अकॉर्डिंग D की लंबाई 18 है, C की लंबाई 5। ये सवाल में आपको दिया है, ठीक है। बोला टेंजेंट ऑफ ABC 3.6। यदि टेंजेंट ऑफ ABC 3.6 है तो AC रेशियो CD क्या होगा? बहुत बढ़िया भाई, आपके सामने ये जो एंगल B है, ये जो एंगल B है, इस एंगल ABC, इस एंगल का टेंजेंट 3.6 है। आपके सामने टेन एंगल ABC, ABC यानी कि एंगल B, इस एंगल का जो टेन है वो 3.6 है। ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छे 18 और 5 किस लिए दिया है? ये क्या मुंह फुकाने के लिए दिया? नहीं, आपको यहां पर ये एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल C। अगर बच्चों में इस एंगल का टेन निकालू, टेन C, अगर मैं इस एंगल का टेन निकालता हूं, टेन C, तो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना मेरे भाई, ये समकोण त्रिभुज है ना, ये वाला एंगल C है। तो इस एंगल का टेन निकालूंगा, टेन होता है लंब बटे आधार। एंगल C के सामने भुजा 18 है, ये 5 है। एंगल C के सामने 18 है, ये 5 है। तो 18 बटे 5 कितना आएगा? 3.6 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो यहां पे दोनों एंगल का टेन बराबर है, B और C का टेन बराबर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। इसका मतलब क्या आएगा? एंगल B एंगल C के बराबर हो गया। भाई यहां पे टेंजेंट ऑफ एंगल ABC भी 3.6 है ना, टेन B भी 3.6 है, टेन C भी 3.6 आ गया, यानी कि एंगल B और एंगल C की वैल्यू सेम होगी, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। ये एंगल थीटा, दोनों एंगल बराबर है। अगर दो एंगल बराबर है, इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा हो गया? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर ये दोनों एंगल बराबर है, थीटा, इसका मतलब साइड AB AC के बराबर है। साइड AB जो है मेरे प्यारे भाई वो AC के बराबर है। ये जो है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। पूछा AC रेशियो CD, ये AC है और ये CD है। AC से CD का रेशियो बताना है BC CE की टर्म में। कैसे होगा प्यारे बच्चे? बहुत जबरदस्त दिमाग लगाने वाला भयंकर लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे भाई, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री है, मान लीजिए मेरे दोस्तों ये M जो है पॉइंट है, तो ये मीडियन हो जाएगा। ये जो लाइन होगी AM, ये भुजा BC की मीडियन होगी, यानी कि ये लेंथ यहां से यहां तक क्या आएगी? BC का आधा। ये लेंथ कितना आ जाएगा? BC का आधा आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अगर ये पूरी साइड BC है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये हाफ हाफ हो जाएगा मेरे भाई। BC बटे दो हाफ हाफ हो जाएगा। आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्त। ये सवाल एक्चुअल में अब सिमिलरिटी का बन गया। राइट एंगल के अंदर जहां राइट एंगल है वहां सिमिलरिटी लगेगी। आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मेरे दोस्तों ये वाला राइट एंगल दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हाँ सर दिखाई दे रहा है। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है मेरे भाई, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। आप मुझे बताइए यहां पर AC रेशियो CD, ये बड़े ट्राइंगल की साइड AC है और ये छोटे ट्राइंगल की साइड मेरे दोस्तों CD है। तो AC बटे CD जो है बड़े ट्राइंगल और छोटे राइट एंगल ट्राइंगल की साइड का रेशियो है। यहां पे देखिए मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये बड़े ट्राइंगल की ये साइड देखिए मेरे दोस्तों, ये BC बटा 2 है और छोटे ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड ये CE है। बड़े ट्राइंगल में ये जो साइड BC बटा 2 है और छोटे ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो EC है या CE है मेरे भाई। तो कितना आ गया? ये आ गया BC बटे ना 2 आ जाएगा नीचे, BC बटे 2 CE, ये आ गया जी आंसर। तो AC से CD का जो रेशियो आएगा वो BC रेशियो 2 CE आएगा। पहला ऑप्शन यहां से ठीक, पहला समझ में आएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शीट खत्म हो गई है। अब इसके आगे हम कल करेंगे जी। आज इतना ही, बाय।